शुरू करेंगे आज, ठीक है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे टॉर्क आपके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस करता है आपका डाइपोल, ठीक है। अब जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे बेटा वो पॉजिटिव चार्ज का लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारी जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P=Q2 है, ठीक है। अब हमने क्या किया है बेटा कि आपके इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है। अब जो ये फील्ड है मैं कहूँगा कि ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, ठीक है। अब मतलब कि यहाँ पर कहीं पे आपका कोई एक पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है, ठीक है, जहाँ से ये फील्ड आपकी निकल के आ रही है, ठीक है। अब आप जानते ही हो कि फील्ड लाइंस निकलती है तो वो किस तरफ जाती है बेटा? नेगेटिव की तरफ, ठीक है बेटा, नेगेटिव की तरफ जा रही है। ये फील्ड पॉजिटिव से निकला है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि डाइपोल में आप देखते हो कि दो अलग अलग तरह के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो नॉर्मली हमें दिखता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ। तो मतलब कि ये जो है आपका इस तरफ को अट्रैक्ट होगा और ये जो है बेटा इस तरफ को अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब जब ऐसा कुछ होगा तो ये डाइपोल क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा बेटा? रोटेट। और जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? टॉर्क। यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो रोटेट करती है वहाँ पे क्या होता है बेटा? टॉर्क होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा फोर्स आपका लगा जो कि इसको घुमाएगा, और इसको घुमाने का मतलब क्या है? मतलब कि यहाँ पे दो इक्वल फोर्सेस जो कि आपके लग रहे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो टॉर्क कपल से बनता है ना। तो आप देख सकते हो कि इसका फोर्स इस तरफ बनेगा और इसका फोर्स इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा बेटा? एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। इसी टॉर्क को आपका पे फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर टोटल फील्ड की बात करें, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि टोटल फील्ड जो टोटल फोर्स की बात करें बेटा जो इस टॉर्क में जनरेट होगा वो क्या होगा बेटा? आपका जीरो, क्योंकि जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, और ये दोनों फोर्सेस आप देख सकते हो बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट लगे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या होगा बेटा? हमारा 0 न्यूटन, ठीक है। कितना होगा बेटा? 0 न्यूटन, ठीक है। अब आगे देखिए, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक काम कर सकते हो आपके यहाँ पे ना यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप रेजोल्यूशन कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो टॉर्क है इस फील्ड के साथ थीटा एंगल पे प्लेस्ड है। कितने एंगल पे प्लेस्ड है बेटा? थीटा एंगल पे प्लेस्ड है, ठीक है। और ये जो है बेटा यहाँ पर आपका ये जो कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये डिस्टेंस कितने का है बेटा? 2a का डिस्टेंस है, सही बात है कि नहीं? तो मुझे बताइए कि यहाँ ये परपेंडिकुलर है और ये 2a है और ये थीटा है, तो बेस कितने का होगा? 2a cos थीटा का, और परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? 2a sin थीटा। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है, तो आपने कहा सर ये तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है। ये होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है आपका, है क्या नहीं? अब आप देखिए बेटा कि यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, तो आपने कहा कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारे पास क्या है? 2a sin थीटा है, ठीक है, इनटू। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास फोर्स की बात आ रही है। क्या आ रही है बेटा? फोर्स। अब फोर्स क्या होता है बेटा? अब फोर्स आप जानते ही हो कि जो फोर्स है बेटा वो होगा आपका Q इंटू ई। क्या होगा बेटा? Q इंटू ई। कोई भी एक फोर्स हम ले लेंगे, इस पे और इस पे कोई भी एक फोर्स आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आपने, क्योंकि ये दोनों के ऊपर ही सेम ही फोर्स लगा हुआ है ना, तो हमने यहाँ पे ले लिया बेटा Q इंटू ई ले लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए Q2a क्या होता है बेटा? आपका P डाइपोल मोमेंट होता है ना। तो टॉर्क का आपका फॉर्मूला क्या बन के आएगा बेटा? ये आपका बन के आएगा PE साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या आएगा बेटा? टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला आपको टॉर्क और निकालने का काम आएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे आगे मैग्नेटिज्म में भी आपको ये वाला कंडीशन मिलेगा। हाँ जी बेटा, डेरिवेशन क्या आएगा बेटा? 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का है, डेरिवेशन तो नहीं आएगा, बोर्ड्स में तो नहीं आएगा कतई, ठीक है। हाँ, अगर आपके टीचर लोगों ने पूछ लिया तो लिख सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि मतलब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसमें डेरिवेशन आएगा ऐसा मत सोचो, ठीक है। सिंपल सा कंडीशन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, आपने डायपोल को रखा है बेटा, डायपोल को आपने करना क्या है? डायपोल को आपने प्लेस करना है फील्ड पे। ये फील्ड आपकी है, जो फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। डायपोल आपने रखा है तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो रहा है, बस उतना ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये टॉर्क की फॉर्मूला निकल के आ रही है बेटा वो निकल के आ रही है आपकी PE
साइन थीटा, ठीक है, पीई साइन थीटा। और ये पीई कैसे आया तो मैं बता दूं, Q2a को हमने यहाँ पे P बनाया है, बाकी E साइन थीटा वैसे ही एज इट इज लिखा गया है, ठीक है। तो ये डाइपोल इनटू फील्ड आपका जो है बेटा, और ये साइन प्रोडक्ट कौन सा होता है बेटा, क्रॉस होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, आप इसको ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है बेटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा लगा हुआ है। क्लियर, समझ में आई बात? ओके बेटा, तो ये आपका टॉर्क का कंडीशन था। उस दिन मैं आप लोगों को बता देता, पर फिर मैंने सोचा कि चलो अगले क्लास में कर लेंगे। तो ये देखिए बेटा, टॉर्क की कंडीशन आपकी ऐसे कुछ बन के आएगी, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, और आप जानते हो कि साइन थीटा आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा कि डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बिहेव करता है, कैसा होगा ये कंडीशन, ठीक है। देखिए बेटा, सो डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, so in a non-uniform electric field the positive and negative charges of a dipole experience different forces, ठीक है, वो अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि वो क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। तो कहीं ज्यादा लग रहा है, मतलब कभी पॉजिटिव चार्ज में ज्यादा फोर्स लग जा रहा है, तो कभी आपके नेगेटिव चार्ज में ज्यादा फोर्स लग जा रहा है। ये दोनों आपके अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कैसे फील्ड लिए बेटा, नॉन यूनिफॉर्म लिए। जैसे यहाँ पर आपने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया था बेटा, ये वाला, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म फील्ड था, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप अगर टॉपिक भी पढ़े तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है बेटा, सेम रहती है, ठीक है। हर जगह फील्ड क्या रहेगी, सेम। बट हमने यहाँ पर अगले कंडीशन में क्या ले लिया, हमने ले लिया कि अगर हम बात करें आपका कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज ऑफ डाइपोल एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्सेस नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स तो आने नहीं वाला, एट स्लाइटली डिफरेंट पोजीशन इन द फील्ड एंड हेंस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला यही जा रहा है कि यहाँ पे आपके नॉन यूनिफॉर्म डाइपोल में भी फोर्स तो लगेगा, ठीक है, बट वो क्या होगा बेटा, वो अनइवन होगा एट स्लाइटली डिफरेंट पोजीशंस बोला है ना। Also a net torque on the dipole which depends on the location of the dipole in the नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, जो इस तरह से डिफाइन होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि टाउ अगर आपको निकालना है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तब आपका जो फॉर्मूला यहां पर निकल के आएगा वो आएगा आपका डाइपोल मोमेंट इनटू ई इनटू पोजीशन। ये जो आर वेक्टर है बेटा, ये क्या है बेटा, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। किस पोजीशन पे आपका टॉर्क लगेगा, क्योंकि टॉर्क को लगने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होने चाहिए, तभी ये घूमेगा, है कि नहीं। अब यहां ज्यादा लग रहा है, यहां कम लग रहा है, तो ये घूमेगा नहीं, ठीक है बेटा। तो यहां पर इस पोजीशन के साथ हम लोग क्या कर देंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली हम लोग यहां पे कर क्या रहे हैं, हम यहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। हम यहां पे उस पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं जिस पोजीशन पे क्या होगा बेटा, आपका यहां पे जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लाई करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा आपके उस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जहां पे टॉर्क लगेगा। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क हमेशा लगेगा, पर एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क हमेशा नहीं लगेगा, वो अनइवनली लगेगा, कहीं कहीं लगेगा, कहीं कहीं नहीं लगेगा। तो ये आपको यहां पे समझना होता है। तो ये जो है बेटा आपका, तो वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो आर जो है बेटा आपका ये पोजीशन वेक्टर होगा आपके सेंटर ऑफ द डाइपोल के अकॉर्डिंग। और आप यहां पे देख सकते हो कि अगर अनइवन फील्ड रहेगी तो आपका, तो जो आपका डायरेक्शन रहेगा बेटा आपके टॉर्क का, वो पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ई, ठीक है। वैसे ये इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इफ पी वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर। अब मान लीजिए कि क्या कर दिया बेटा, कि आपने ना यहाँ पे ना जो डाइपोल है बेटा, उसको ना पैरेलल लग दिया फील्ड के। जैसे मान लीजिए कि फील्ड यहां पर इस तरह से थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल को भी आपने इसी डायरेक्शन पर रख दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहां पे बोला क्या गया है कि इस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू ई द नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज जीरो। तो क्या होता है बेटा, वो नेट टॉर्क उसके ऊपर क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा बेटा, जीरो, बिकॉज द फोर्सेस ऑन द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बिकम लीनियर। उस पे जो फोर्स लगेंगे बेटा, वो क्या लग जाएंगे बेटा, लीनियर लग जाएंगे। लीनियर फोर्स लगते ही क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। चलिए मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखिए, अब मान लीजिए कि आपने यहां पर फील्ड इस तरह से रखा था, ठीक है। अब डाइपोल कैसा रहता है बेटा, दो चार्जेस ऐसे रहती है, आपकी फील्ड के क्या रखा है बेटा, पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आपका डाइपोल है, अब यहां मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, और यहां पे क्या है बेटा, आपका प्लस क्यू चार्ज है,
ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। अब ये रहा आपका फील्ड। अब यहां से मान लीजिए कि यहां प्लस चार्ज रखा है आपने और यहां मान लीजिए आपने रखा बेटा माइनस चार्ज, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, ये माइनस वाली चार्ज किस तरफ जाने की कोशिश करेगी, इस तरफ, ठीक है। यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और यहां पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में लगे हुए हैं, ठीक है। अब यही सेम डाइपोल को आप उल्टा रख दीजिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आपने क्या कर दिया, अब यहां प्लस रख दिया और आपने इधर माइनस रख दिया और इसको फिर से आपने क्या कर दिया बेटा, फील्ड के पैरेलल रख दिया, फील्ड के क्या रख दिया बेटा, पैरेलल। अब प्लस चार्ज की फोर्स कहां लगी होगी, इस तरफ, और इसकी फोर्स कहां लगेगी, इस तरफ। फिर भी तो ये क्या होंगे बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे ना, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए आप उसको पैरेलल रखो या एंटी पैरेलल, उल्टा करके रख दो, ठीक है। दोनों तरफ में दोनों की फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, यहां पे लीनियर हो जाने के कारण आपका पूरा डाइपोल, जो नेट टॉर्क होना डाइपोल क्या हो जाएगा बेटा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। अब यहां पे सवाल ये कि सर ऊपर में फोर्स कैंसिल क्यों नहीं हुआ, ऊपर में फोर्स कैंसिल यहां पर क्यों नहीं हो रहा बेटा, यहां पे सिंपल सी बात है, ये कोई एंगल पे रखा हुआ है ना, एक एंगल पे रख दिया गया है, इसीलिए वहां पे फोर्स कैंसिल नहीं हो पा रहा। फोर्स कैंसिल क्या होगा बेटा, नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, तो आपने कहा सर टाउ का फॉर्मूला तो हमारा पीई क्या है बेटा, साइन थीटा है, ठीक है। कोई भी चीज जब पैरेलल होता है तो थीटा कितना होता है बेटा, 0 डिग्री होता है, और एंटी पैरेलल पे थीटा कितना डिग्री होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। साइन का वैल्यू 0 पे और 180 पे अगर आप निकालते हो तो दोनों टाइम में क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। इसीलिए आपका कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा, जिसके कारण आप यही कहेंगे कि कोई भी टॉर्क आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं जानते और ये मान लीजिए कि आपके एमसीक्यू में पूछ लिया या फिर कोई कंडीशन आपको दे दी, तो तब आपको यहां पे ये समझ के आंसर देना पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए बोर्ड्स में 4 क्वेश्चन जो है बेटा आपके असर्शन और रीजन आते हैं, ठीक है बेटा। तो कभी कभी इसके ऊपर भी असर्शन रीजन आपका डाल दिया जाता है, तो प्लीज इस बात को ध्यान में आप रखें, ठीक है, कि आप चाहे उसको उसके साथ पैरेलल रख दो या उसको एंटी पैरेलल रख दो, दोनों कंडीशन में आपका टॉर्क होगा 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एज शोन इन फिगर 1.67 व्हेन P vector is parallel to E vector, a net force acts on the dipole in the direction of increasing E. When P is anti-parallel to E, a net force act in the direction is decreasing E. तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ये दिए गए हैं आपको, बट यहाँ पे एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि दोनों कंडीशन में आपका नेट फोर्स क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। चलिए अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल वगैरह हैं जो कि आप गो थ्रू कर लेना बुक से। यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको दिया गया है, वैसे इसको समझने की जरूरत तो नहीं है कि ये कहाँ इतना आपका काम आता है, बट फिर भी आप देख लीजिए बेटा, सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैव अ कॉमन ऑकरेंस इन नेचर, ठीक है। हमारे नेचर में नॉर्मली जो डाइपोल है बेटा वो नॉर्मली ऑकर करता है। मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, या फिर आप जो स्टडी करते हो HCl हो गया या फिर कुछ भी आप ऐसी मॉलिक्यूल स्टडी करो जिसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो आपका डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, याद रखना। और याद रखना कि वहां पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि वो दोनों छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट होने चाहिए। आयंस की बात करें तो आयोनिक कंडीशन में जैसे आयोनिक कंपाउंड उतने अच्छे डाइपोल नहीं होते, ठीक है बेटा। और आयंस की दिक्कत क्या होती है कि आयंस क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है, ठीक है। पर अगर मान लो कि मैं बात कर रहा हूं आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में अच्छा खासा डिस्टेंस रहता है जिससे कि हम उसको डाइपोल की तरह बिहेव करवा सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर अ कॉम्प्लिकेटेड एरे ऑफ चार्जेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड एनालाइज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ठीक है। हम अगर बहुत सारे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन एक साथ एक जगह पे अगर देखें तो वहां पर उन सारे चार्जेस को भी आप क्या कर सकते हो बेटा, उन सारे चार्जेस को भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। पेयर बना के उसकी स्टडी हो सकती है, क्योंकि होता क्या है ना बेटा कि आप जब इंडक्शन कोई भी जैसे मान लो कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना ऐसे मतलब हैपोजेटली है ना, फैला हुआ है, प्लस है माइनस है ना, प्लस है, इस तरह से ना, इसमें मतलब कि कोई हिसाब किताब नहीं है कि कितना प्लस है और कितना माइनस है, ठीक है। अब अगर मान लो कि इस बॉडी को हम किसी एक पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में अगर लाएं, ठीक है, मान लीजिए कि मैं इसको अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाता हूं जिसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली क्या होंगे बेटा, ये जितने भी आपके चार्जेस हैं ये बेटा आपके सेपरेट हो जाएंगे डाइपोल में, ठीक है। किस तरह से होगा, जैसे मैं इसको इसके कांटेक्ट में लाऊंगा तो इसकी जो ये जो है बेटा ये इस तरह से बदल जाएगा कि इस तरफ सारा क्या आ जाएगा बेटा,
और इस तरफ आपका सारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि ये क्या बन जाता है बेटा, डाइपोल बन जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर के ऊपर किस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है, इसकी स्टडी हम लोग डाइपोल से ही करते हैं। ये एक एग्जांपल ही था उसका, जिस तरह से आप देख सकते हो ये जो है आपका एक तरह से इंसुलेटर ही है। इंसुलेटर में दिक्कत ये होती है कि उसमें बाउंड चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, बाउंड चार्ज। उसके चार्जेस ना मूव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। ठीक है, एंड इन द स्टडी ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एंटेना, तो एक एंटेना से आपकी जो एनर्जी का जो रेडिएशन है वो किस तरह से निकलेगा, किस तरह से मूव करेगा। ठीक है, तो उन सब की स्टडी के लिए भी हम लोग बेसिकली डाइपोल का ही कंडीशन समझते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा मैं समझाता हूं। डाइपोल का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 8 में भी देखा था। अगर आप कभी याद करें तो लाइटनिंग बोल्ट ऊपर से नीचे गिरता है, वो डाइपोल के कारण ही गिरता है ना, कि आपके बादल में मान लो पूरे पॉजिटिव चार्ज जमा हो गए, ठीक है, और अर्थ के ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, तो क्या होता है, एक लाइटनिंग बोल्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक डाइपोल क्रिएट हो गया है ना। तो पोलैरिटी जब भी क्रिएट होती है तो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपके डाइपोल के ही कॉन्सेप्ट है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे देखेंगे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाइपोल का लगा लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, सिंपल सा क्वेश्चन। ये देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1/3 × 10⁻⁷। तो ये आपको यहाँ पर डाइपोल की किसी भी एक चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, मतलब ये क्यू है, सेपरेटेड बाई 2 सेंटीमीटर, ये आपको 2a दिया गया है। ठीक है, द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, आपको एक फील्ड में रख दिया गया है 3 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, अब मैक्सिमम टॉर्क की बात करी गई तो थीटा ऑटोमेटिकली 90 हो जाता है, क्योंकि साइन मैक्सिमम आपके 90 पे होता है, तो आप थीटा 90 ले लेंगे। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ओवर ऑन द डाइपोल, तो आपको ये बताना है कि कितना मैक्सिमम टॉर्क जो है बेटा वो उसके ऊपर एक्सर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास टाउ का क्या होता है बेटा, पीई साइन थीटा है ना। अब पी को आप लिख सकते हो Q2a इंटू ई साइन थीटा, तो साइन 90 हो जाएगा बेटा ये। अब आप देखिए बेटा Q की वैल्यू आपको ये दे रखी है 1/3 × 10⁻⁷। 2a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सेंटीमीटर कितना होता है बेटा, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है ना बेटा। तो ये आपका 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, इंटू आपके पास ई की वैल्यू ये रही बेटा 3 × 10⁻⁷, और यहाँ पे लास्ट में बचता क्या है बेटा 1, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचता है 2 × 10⁻⁻2। आपको टाउ निकालना है तो ये होगा बेटा आपका न्यूटन मीटर है ना, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना ये, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, जिसको कि आप लिख सकते हो 0.02 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था जो कि आप देख सकते हो, जो कि आई होप कि ईजी था सॉल्व करने के लिए, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा, फील्ड लाइंस एक बार अब स्टार्ट करेंगे। फील्ड लाइंस को समझ लेंगे, फील्ड लाइन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फील्ड लाइंस खत्म होते हैं फिर हम लोग आपका जो फ्लक्स है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक फ्लक्स ही है। फ्लक्स एक बार हो गया तो फिर मैं आज आपको गॉस लॉ समझा दूंगा। गॉस लॉ खत्म होते ही फिर कल हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, कल हम लोग फिर आपका गॉस के एप्लीकेशन सारा कर लेंगे। ठीक है, और गॉस के एप्लीकेशन खत्म होते ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो देखिए बेटा क्या है आपके पास, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए डेफिनेशन आप देख सकते हो बेटा, डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो। ठीक है, मतलब ये वो फील्ड लाइन वो ऐसी आपकी लाइन है बेटा जिसके अलोंग कोई भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मूव करेगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ही क्यों, क्योंकि हम हर बार यही देख रहे हैं कि चार्जेस पॉजिटिव से कहां जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो मतलब कि हम हर बार यही पाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज ही मूव करके कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। हर बार यही हो रहा है, पॉजिटिव टू कहां हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, अब बात को समझिएगा। ठीक है, एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसी लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब कर्व बन गया। जैसे मान लो कि कोई एक आपका फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज यहां से आपका मूव करता हुआ इस तरफ को जा रहा है। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज इसी के अलोंग मूव करते हुए जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए क्लस्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है जो कि जा रहा है। ठीक है, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा,
अब सवाल ये कि इनकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो हर एक चार्ज की डायरेक्शन क्या है बेटा, अगर आपको निकालनी है तो उसके टेंजेंट पे निकाल लो, काम खत्म। तो इसका डायरेक्शन कहां होगा, यहां। तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी बेटा, यहां। इसकी डायरेक्शन कहां पे, यहां पे। इसकी डायरेक्शन कहां पे, यहां पे। तो मतलब हर एक चार्ज की डायरेक्शन क्या है बेटा, अलग अलग। क्यों, क्योंकि वो उस कर्व को फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। बट अगर मान लो कि कोई फील्ड लाइन आपकी सीधी लाइन है और उस पे आपकी प्लस चार्ज जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे सर, सारे चार्ज का डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम ही है। सब के सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सीधा। सब के सब कहां जा रहे हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में सीधे मूव कर रहे हैं। तो ये आपका होता है बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी इसी को बोलते हैं। तो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो। मतलब छोड़ देंगे तो ये इसी लाइन के अलोंग या इसी पाथ के अलोंग क्या करेगा, मूव करेगा। और अगर हर एक पॉजिटिव चार्ज का आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो इसका टेंजेंट आप अगर निकाल दोगे तो वो उसका डायरेक्शन होगा। मतलब बेसिकली वो जो कर्व है, वो अगर कर्व बना है तो उसके टेंजेंट से डायरेक्शन निकलेगा, और अगर सीधी लाइन है तो सीधी लाइन में जैसे मूव कर रहा है वही उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपकी लाइन ऑफ फोर्सेस होती है। इनकी प्रॉपर्टीज में बेटा आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इनकी प्रॉपर्टीज में एक सवाल हमेशा आता है कि कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, ठीक है। ये जो कंडीशन था बेटा आपने इवन क्लास 10 में भी फील्ड लाइंस के लिए पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, कि कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करेंगी। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे इन सारे जितने भी आपके हैं फील्ड लाइंस उसके ना अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के आपके फील्ड लाइंस होते हैं। तो देखिए बेटा कि फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइन कैसा होता है, ठीक है। तो ये हमेशा आपका सिमेट्रिकली आउटवर्ड्स होता है। तो आप देख सकते हो वो रहा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमेशा कहां होगा बेटा, बाहर की तरफ। कहां होगा बेटा, बाहर की तरफ, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये आपको ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आता है, तो यही ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। कि पॉजिटिव चार्ज का बताओ एग्जाम में कैसा आता है। एग्जाम में दो पेयर का आता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव का कभी कभी पूछता है और कभी कभी पॉजिटिव से नेगेटिव का पूछता है, ठीक है बेटा। पॉजिटिव से नेगेटिव का, ये देखिए बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव का फील्ड लाइन जुड़ जाता है इस तरह से, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव से सारी फील्ड लाइन निकल रही है, नेगेटिव सारी फील्ड लाइन ले रहा है। तो यहां पे क्या होता है बेटा, ये इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। अगर सिंगल सिंगल अगर आप देखें तो बेटा सिंगल सिंगल में आप देख सकते हो कि पॉजिटिव का बाहर निकल रहा है, नेगेटिव का अंदर की तरफ जा रहा है। और अगर दोनों सेम है तो दोनों में क्या होगा बेटा, बाहर जाएगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो आप यहां पे इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये देखिए एक प्लेन कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर है बेटा आपका, पूरा प्लस चार्ज है। अब इसके लिए कैसा रहेगा बेटा, तो इसके बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है कि इसकी फील्ड लाइन कैसी होगी, ठीक है। तो इसकी शेप देख सकते हो बेटा एकदम सीधे डंडे की तरह है। इसमें मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। ये सीधे डंडे की तरह है। तो यहां पे सारी फील्ड लाइन जो है बेटा उसी के शेप में आपका कहां निकल रहा है बेटा, बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। देखिए हर जगह आपका इस तरह से बाहर की तरफ निकलता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर बॉडी के शेप और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि बेटा फील्ड लाइन कैसी होगी, ठीक है। अब यहां पे बेटा फाइनली ये आता है बेटा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब कि ये जो लाइन है बेटा, जो फील्ड लाइन से जो निकल रही है, इसके साथ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का क्या रिश्ता है, इन दोनों में क्या मतलब कि यहां पे रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लाइंस। जितनी ज्यादा फील्ड स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, यहां पे लाइंस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अगर फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे फील्ड लाइंस भी क्या होंगे बेटा, बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक प्लेन शीट है, ठीक है। इसके ऊपर में बहुत सारे क्यू चार्ज बैठे हुए हैं, ठीक है बेटा, क्यू चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है, सारे पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसकी स्ट्रेंथ जो है बेटा आपकी वीक होगी तो इसमें से फील्ड लाइंस उतने नहीं निकलेंगे, कम ही निकलेंगे, 1 2 3 4 ऐसा निकला, बस दैट्स इट, ठीक है। ये आपके इसके फील्ड लाइंस है जो कि इसके फेस से निकल के आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि अगर इसकी फील्ड हम अचानक से इंक्रीज कर दें, मतलब कि हमने क्या किया बेटा, हमने इसके नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ा दिए, हमने क्या कर दिया बेटा, इसके नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज कर दिए, ठीक है। अगर हम इसके चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, इसकी फील्ड इंक्रीज हो, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। तो मैंने चार्ज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कहां से आया, तो ये तो समझाने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि E = kq/r² ही तो होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ना कि आपके जो फील्ड है वो
चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने चार्ज अगर इंक्रीज कर दिया तो आप पाओगे कि यहां पे जो फील्ड लाइन है वो भी क्या हो गया होगा बेटा, आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा। तो मतलब कि आपकी फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब आप यहां पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, कटिंग अ यूनिट एरिया एलिमेंट प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो मतलब यहां पे वही कहा गया है कि जितनी ज्यादा आपकी फील्ड होगी उतनी ही ज्यादा आपकी क्या निकल के आएगी बेटा, उतनी ही ज्यादा आपकी फील्ड लाइंस निकल के, कोई भी बॉडी उतनी ज्यादा फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पे याद ना, हर एक बॉडी पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मतलब फील्ड हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई अगर कंडक्टर की बात करे, ठीक है, अगर कोई एक कंडक्टर की बात करे तो कंडक्टर के अंदर ना बेटा फील्ड हमेशा जीरो होता है, पर वही फील्ड आपके कंडक्टर के बाहर आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? ठीक है, अभी इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे, या फिर अभी देख लो बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे प्लस 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 चार्ज, ठीक है बेटा, प्लस प्लस चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, कंडक्टर इसी तरह से काम करता है। और मान लीजिए यहाँ पे माइनस 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 चार्ज है। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, कंडक्टर का एक मिनट, कंडक्टर में क्या कंडीशन है देखिए। ठीक है बेटा, कंडक्टर में क्या कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कंडक्टर अगर हमने ले लिया, ठीक है बेटा, कंडक्टर में हमेशा क्या होता है बेटा, फ्री चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फ्री चार्जेस। ठीक है बेटा, फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस का मतलब ये है बेटा कि ये चार्जेस मूव कर सकते हैं एक जगह से अगली जगह। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने यहां पे प्लस चार्ज ले लिया, प्लस मतलब मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने इस कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे आपके फ्री चार्जेस रख दिए। ठीक है, प्लस अलग है, माइनस अलग है, कहीं पे भी आपका प्लस माइनस घूम रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि एक मेटल का टुकड़ा है जिसमें कि बहुत सारे आपके प्लस और माइनस घूम रहे थे। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस। तो इस तरह से आपके बहुत सारे चार्जेस यहां पर थे जो कि आपको यहां पे दिखाई दिए। अब हुआ क्या बेटा कि हमने इस पर्टिकुलर कंडक्टर को किसी एक आपके फील्ड के अंदर रख दिया, किसी एक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको फील्ड के अंदर रखते हैं बेटा, तो मान लीजिए कि फील्ड ऐसे पास होने लगा। ठीक है, फील्ड इसके बाहर से ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, अब जब ये फील्ड ऐसे पास हो रहा है तो मान लीजिए कि ये प्लस चार्ज से आती हुई फील्ड थी। ठीक है, प्लस चार्ज से आती हुई फील्ड थी जो कि जा रही थी बेटा नेगेटिव चार्ज के तरफ। किसके तरफ जा रही थी बेटा, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही थी, यूनिफॉर्म फील्ड थी। अब होगा क्या बेटा, इस कंडक्टर के अंदर में सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे बेटा, एक जगह से अगली जगह मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव कहां आ गए बेटा, इस तरफ आ गए। ठीक है, और सारे के सारे प्लस कहां आ गए बेटा, इस तरफ आ गए। अभी आप यहां पे एक चीज पाएंगे कि यहां पर ना बाहर में फील्ड आपकी मान लीजिए ई है, क्या है बेटा, ई, या फिर चलो मान लो ई नॉट है, मान लो। ठीक है, बाहर में फील्ड ई नॉट है। ठीक है, अब अंदर की फील्ड की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इस तरह से आपका अरेंज हो गया है। तो आप देख सकते हो अब फील्ड कहां होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ उल्टा डायरेक्शन में फील्ड आ गया ना, देखिए ना, है कि नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उल्टा फील्ड आ गया। और इसको हमने बोल दिया बेटा ई, क्या बोल दिया बेटा, ई। ठीक है, आप ये पाओगे कि नेट फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर क्या होगा, तो हमने कहा चलो ई नेट निकालते। क्या निकालते बेटा, ई नेट। तो ई नेट कैसे निकलता है बेटा, ई नॉट माइनस ई करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा बेटा, आपका जीरो आएगा। अब ये जीरो क्यों आया, क्योंकि ये अपने चार्जेस को कंप्लीटली एक जगह से अगली जगह भेज पाया, जिसके कारण एक ऐसी अरेंजमेंट यहां पे रेडी हो गई कि इसने क्या कर लिया कि इसने इस बाहर वाले फील्ड को कंप्लीटली अपोज कर दिया। ठीक है, कंप्लीटली क्या कर दिया बेटा, अपोज, जिसके कारण इसके अंदर में नेट फील्ड क्या होगा, हमेशा बेटा जीरो होगा। तो इसी बात को आपको समझना है कि एक कंडक्टर के अंदर में नेट फील्ड हमेशा क्या रहेगा बेटा, जीरो, क्योंकि उसके अंदर में कौन सी चार्जेस होती है बेटा, हाँ जी, ये फ्री चार्जेस है। क्या है बेटा, ये फ्री चार्जेस। बट अगर आप यही सेम चीज इंसुलेटर में देखोगे बेटा, तो इंसुलेटर में होते हैं बाउंड चार्जेस। क्या होते हैं बेटा, बाउंड चार्जेस। अब इंसुलेटर की बाउंड चार्जेस कैसी होती है, देखिए बेटा, अब मान लीजिए कि आपने इंसुलेटर ले लिया, तो इंसुलेटर में प्लस और माइनस ना बेटा एक ही स्फीयर के अंदर बैठा होता है, ऐसे समझे कि नहीं समझे, प्लस और माइनस एक ही स्फीयर के अंदर बैठे हुए हैं बेचारे। ठीक है, ये इनको बोला जाता है बेटा बाउंड चार्जेस। क्या बोलते हैं बेटा, बाउंड चार्जेस। ठीक है बेटा, बाउंड चार्जेस। तो हुआ क्या बेटा कि अब आपने इसके बाहर से फील्ड जनरेट किया। ठीक है, अब मैं इसको आगे दिखा रहा हूं, आपने इसके बाहर से सेम टू सेम कहानी लगाई, फील्ड लगा दिया। ठीक है बेटा, आपने फील्ड लगा दिया। यहां पे फील्ड आप जब इससे पास करने लगे तो दिक्कत क्या हो गई कि यहां पे ये चार्जेस चिपके हुए थे। क्या हो गया बेटा, चिपके हुए थे, तो ये अलग तो नहीं हो सकते, तो ये सिर्फ क्या हो जाते हैं बेटा, ये एलोंगेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, एलोंगेट, इस तरह से। ये देखिए बेटा, ये इस तरह से ना फैल जाएंगे, ऐसे चपटे चपटे हो जाएंगे, बट अलग नहीं हो सकते।
क्या नहीं हो सकते बेटा, अलग नहीं हो सकते। अब ये अलग नहीं हो सकते तो उतनी फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे कि जो बाहर में फील्ड उसको अपोज कर पाए, तो कुछ ना कुछ फील्ड इसके अंदर रह ही जाएगा, ठीक है। तो इंसुलेटर के अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको स्टडी करना है तो यहां पे देखिए तो क्या बन रहा है, ये बन गया आपका बेटा, क्या बन गया, डाइपोल बन गया। तो इसीलिए हम डाइपोल की स्टडी करते हैं, किसके अंदर में, इंसुलेटर के अंदर में। अभी था ना टॉपिक एक कि हम इंसुलेटर के अंदर में फील्ड की क्या असर होती है उसको चेक करने के लिए किसकी स्टडी करते हैं, डाइपोल की स्टडी करते हैं। तो डाइपोल का रिलेवेंस आपके इंसुलेटर के अंदर में इस तरह से बन जाता है, क्योंकि इसमें है क्या बेटा, इसमें बाउंड चार्ज है। बाउंड चार्ज एलोंगेट हो सकता है, एलोंगेट होगा तो डाइपोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, डाइपोल बन जाएगा। अब इस डाइपोल के वजह से इसके अंदर में भी एक फील्ड आ गया। तो बाहर में फील्ड थी हमारे पास ई नॉट, अब इसके अंदर में जो फील्ड है बेटा, अब जो आया है बेटा, ये फील्ड पोलराइजेशन की वजह से आया ना, क्योंकि ये देखो बेटा इधर से इधर चला गया तो डाइपोल बन गया है। डाइपोल बन गया तो इसके फील्ड को हम लोग बोल देते हैं ईपी। क्या बोलते थे बेटा, ईपी, ठीक है। तो नेट फील्ड क्या होगा, तो आपने कहा सर ई नेट आएगा इसका, सर ई नेट आएगा आपका ई नॉट माइनस ईपी। क्या लिख दिया बेटा आपने, ई नॉट माइनस ईपी लिख दिया, ठीक है। पर ये याद रखना बेटा, ये कतई जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली इसको क्या नहीं कर सकता बेटा, अपोज नहीं कर सकता। समझ रहे हो, बाउंड चार्जेस के होने के कारण, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर था, ठीक है। ये क्लियर हो गया तो बेटा आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट अब कंडीशन पे। हम यहाँ पे समझ रहे थे तो हमने अभी इस रिलेशन को भी समझ लिया। तो चलिए बेटा अब हम यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। वैसे एरिया वेक्टर इतना समझने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हम सीधा इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। चलिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको आप समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए बेटा यहां पे बोला गया है कि द टर्म फ्लक्स इंप्लाइज सम काइंड ऑफ फ्लो। फ्लक्स का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लो। और हम पढ़ के आए हैं बेटा आपके ये ई फ्लक्स वगैरह है ना क्लास 11 में, तो आपने उसमें देखा था कि फ्लक्स जो होता है बेटा वो आपका कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर था, है ना, एक पर्टिकुलर हाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब आप वहां पे छेद वेद कर देते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर। फ्लक्स इज द, एक मिनट, फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, ठीक है। फ्लक्स जो है बेटा किसी भी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि कहीं पे भी अगर आपका फील्ड है जो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है तो उसके पास फ्लक्स का होना तय है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, एंड ग्रेविटेशनल फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है बेटा। और ये फील्ड बेटा ये तीन तरह के आपके बताए गए हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इसके अलावा कोई फील्ड अगर है तो वो आप बाद में दूसरी स्टडी में करते हो, ठीक है। बट हमारे फिजिक्स में इतनी ही फील्ड की स्टडी होती है और आपको एक फील्ड पढ़ा दिया गया है पीछे 11 क्लास में। अब जो दो बाकी के बच्चे वो इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बेटा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए बेटा फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, ध्यान दीजिएगा, है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, किसी भी गिवन एरिया से कितनी फ्लक्स निकल के आ रही है, ठीक है। गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो वो एरिया है उस फील्ड के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, फील्ड के अंदर। ऐसा नहीं कि फील्ड के बाहर रखा हुआ है और आप बोल रहे हो कि कितना आ रहा है बताओ तो, मतलब कि आप ये कह रहे हो बेटा कि नदी कहीं और बह रही है और बाल्टी लेके कहीं और ही खड़े और बोल रहे हो बताओ कितना पानी भर लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर पानी भरना है तो बाल्टी को नदी के अंदर डालना पड़ेगा, है ना। तो ये वही वाली कहानी है कि अगर फील्ड जा रही है इस तरफ तो उसी के रास्ते में आपने जो एरिया है वो रखना पड़ेगा, एरिया वेक्टर, या फिर आप जो भी फ्लक्स डिफाइन करना चाहते हो तो उसको उस फील्ड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और ये एरिया कैसी होनी चाहिए बेटा, तो मैं बता दूं कि ये एरिया जो है बेटा ये एनक्लोज्ड एरिया होना चाहिए। ये आपका किसी भी जगह से खुला नहीं होगा, ठीक है ना। आप यहां पे इनफाइनाइट एरिया नहीं ले सकते, ठीक है। आप अगर लेंगे एरिया तो आपका वो एरिया एनक्लोज्ड होना चाहिए, फाइनाइट एरिया होना चाहिए। या फिर मतलब कि जैसे कोई स्क्वायर ले लिया आपने, या कोई एक स्फीयर ले लिया आपने, कोई सिलेंडर ले लिया आपने, ठीक है, आपने कोई ये कोन ले लिया, आपने रेक्टेंगल ले लिया, कोई सर्कल ले लिया, पर आप इसको
इनफाइनाइट नहीं कर सकते। आपने कह दिया कि बहुत बड़ा मैंने शीट ले लिया है, अब मुझे नहीं पता कितना बड़ा शीट है, वो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, आपको इसको फाइनाइट में रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी जब तक से गॉस का थ्योरम नहीं प्रूफ हो जाता। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहां पे वही बोला गया है कि गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली दैट एरिया। तो मतलब कि बेटा यहां पे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ आपके लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास कर रही है उस एरिया से, तो इसका मतलब फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स बेसिकली है क्या? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। क्या बेटा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहां से पास कर रही है? उस एरिया से, गिवन एरिया से, जो एरिया आपने कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्या बेटा? ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो लिख लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला ये रहा बेटा, डेल फाई इज इक्वल टू ई डेल एस। ठीक है बेटा, डेल फाई इज इक्वल टू ई डेल एस। इसको अभी हम लोग यहां पे यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बेटा ये जो ई है आप देख सकते हो, ये क्या है बेटा? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो ये डेल एस है बेटा, ये क्या है बेटा? आपका ये चेंज इन एरिया है। अब ये एरिया का बदलाव क्यों, ये एरिया कैसे बदल रहा है? ठीक है, बात को समझना। मुझे बताइए, आपने ये कहा कि फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है बेटा? फ्लो। अगर ये फ्लो है तो कभी एक जगह रुकेगा? नहीं रुकेगा, है कि नहीं? तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर इस एरिया को कंसीडर किया हुआ है। ठीक है बेटा, अब इस एरिया से क्या जरूरी है कि हर जगह से ही आपका फ्लक्स निकलेगा हर सेकंड में? जरूरी तो नहीं है। तो बार बार ये एरिया जो फ्लक्स जो निकलेगा वो बदलता रहेगा ना, आगे पीछे होता रहेगा। तो ओवरऑल हम इसका एवरेज कंसीडर करेंगे। जिस तरह से पाइप के अंदर से अगर पानी आता है तो आप यहां पर फिक्स नहीं कर सकते कि पानी का जो पूरा क्रॉस सेक्शन है वो कंप्लीटली कवर किया गया है। एग्जैक्टली उसी तरह से यहां पे हम ये भी नहीं मतलब कि कंसीडर कर सकते कि ईच एंड एवरी मोमेंट में हर एक पॉइंट से आपका जो फील्ड लाइन था वो निकल के आ रहा था। इसलिए हमें यहां पे बेटा चेंजिंग फील्ड का लेना जरूरी है, क्योंकि आपका फ्लक्स भी बदलते हुए आ रहा है। अगर मान लीजिए कि यहां पे फाई लिखा होता तो आप यहां पे ES लिखते, बट आप यहां पे चेंज इन फ्लक्स दिखा रहे हो बेटा, तो मतलब कि एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक तो फ्लक्स की चेंज दिखा रहे हो। अब फील्ड तो नहीं बदल सकता, क्योंकि फील्ड जिसके अंदर उसको रखा है वो फील्ड तो फिक्स ही रहेगा। तो बदलेगा क्या? हमने कहा सर वो एरिया बदल जाएगा ना, जिस एरिया से आपका फ्लक्स निकलते हुए आ रहा है। ठीक है, तो ये बात है। अगर आप नलका खोलते हो पानी का, है नहीं, तो पानी हमेशा एक ही तरह से गिरता है क्या? या फिर थोड़ा हिलते हुए आता है, थोड़ा हिलते हुए, थोड़ा सा ना अलग अलग स्पीड में आता है पानी, है कि नहीं? एग्जैक्टली भी वही है। तो ये भी आपका भले इमेजिनरी है, पर फिर भी हम यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा आपके अलग मतलब स्पीड में या फिर अलग तरीके से निकलते हुए आते हुए आपको नजर आएगा। क्लियर है क्या? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे ये वाला कंडीशन देख लिया। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसको इन्होंने थोड़ा चेंज किया, तो इन्होंने यहाँ पे कॉस कंडीशन यहाँ पे लगाया हुआ है। अब आप बोले सर कॉस कहाँ से आया, है नहीं, कि हमें पे कॉस कहाँ से ले रहे हैं बेटा? तो ये रहा बेटा इसका कंडीशन, कॉस कैसे आ रहा है इसको समझिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। मान लीजिए कि हमारी जो आपकी ये एरिया है बेटा, ये फील्ड के थीटा एंगल पे रख दिया गया। फील्ड के कितने एंगल पे रख दिया गया बेटा? थीटा एंगल। आप क्लियरली देख सकते हो बेटा, फील्ड तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, पर यहां पे डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो थीटा एंगल पर रखा हो, हमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो एरिया है वो क्या होना चाहिए सर? नॉर्मली होना चाहिए। मुझे एरिया नॉर्मली चाहिए। मुझे एरिया क्या चाहिए बेटा? नॉर्मली चाहिए। तो मैं एरिया का नॉर्मल फॉर्म ही लूंगा। बार बार यहां पे कह दिया गया है बेटा कि लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। तो मतलब कि आप चाहे थीटा एंगल पे कंसीडर कर लो, बट हम यहां पे जो लेंगे बेटा वो क्या लेंगे बेटा? वो हम इसी डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। किस डायरेक्शन को बेटा? इस डायरेक्शन को। तो यहां पे आप जब थीटा के साथ फील्ड के डायरेक्शन का पता लगाते हैं बेटा, तो आपको पता लगता है कि जो नॉर्मल फील्ड होगा हमारा उस एरिया के साथ, वो क्या होगा बेटा? ई कॉस थीटा। ठीक है, तो जब भी अगर मान लीजिए कोई भी आपका फील्ड आपके एरिया से थीटा एंगल पे निकल रहा है, तो वहां पर आपका फॉर्मूला बदल जाएगा और वो बन जाएगा EDS cos थीटा। और ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका थीटा मतलब वहां पे अप्लाई किया गया हो। ठीक है बेटा? हाँ, जीरो एग्जैक्टली। और नॉर्मली बोल दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए
अगर नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो साइन वाला कंडीशन तो लगेगा नहीं ना, क्योंकि साइन अगर नॉर्मल लगाते हो तो वो कंडीशन कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, हम यहाँ पे कॉस कंडीशन ले लेंगे, ठीक है बेटा। कॉस की कंडीशन लेके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और कॉस के साथ ये बन जाता है आपका डॉट प्रोडक्ट। क्या बन जाता है बेटा, आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे डेल फाई का जो कंडीशन है बेटा वो ई ds है। जब थीटा अप्लाई होगा तो आप इसको यहां पे इस तरह से लेंगे, cos थीटा के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है। अब देखिए बेटा आगे यहाँ पे जस्ट कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये समेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेनली जो आपका अब जो अगला कंडीशन निकल के आएगा बेटा वो क्या आएगा, हाँ ये चीज है कि फ्लक्स का जो आपका यूनिट है बेटा वो होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। क्या होता है बेटा, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो। वोल्ट मीटर कैसे आया, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। देखिए बेटा आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स आपके पास क्या होता है बेटा, फील्ड इंटू डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं एरिया है, फील्ड इनटू एरिया। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और फील्ड कितना होता है बेटा, फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम। फील्ड न्यूटन पर कूलम ही होता है ना, क्योंकि F/Q होता है, ठीक है। तो आपको मिल गया क्या, न्यूटन पर कूलम, तो नीचे आ गया, और ये m स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, NCm स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कंडीशन आपको दिख रही है। अब सर इसको कैसे बदले हम यहाँ पे वोल्ट मीटर में, अब यहाँ पे इसके साथ ये कैसे बराबर आएगा। अभी देखिए बेटा इन्होंने इसको चेंज कैसे किया। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है, ये आपका फाई का कंडीशन आया हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अभी देखिए बेटा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का कंडीशन आपका निकाल के आता है वर्क डन के साथ, निकालो वर्क डन क्या आता है, वर्क डन के साथ, हाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, जूल पर कूलम होता है कि नहीं होता, होता है ना, है कि नहीं। अब ध्यान देना बेटा, अब आप जानते हो कि जूल पर कूलम है, ठीक है। अब न्यूटन मीटर क्या होता है, वो तो जूल ही होता है ना। न्यूटन मीटर पर कूलम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब कि यहां पे देख लो बेटा ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर पर कूलम, 1 मीटर बचा रहेगा अभी भी, ठीक है ना। मतलब यहां पे सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम इंटू मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना। तो न्यूटन मीटर पर कूलम क्या है, वो तो क्या है, वोल्ट है, तो वोल्ट इंटू मीटर नहीं हो गया, तो वोल्ट मीटर आ गया ना आपका, ठीक है। इसको मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, देखिए बेटा अगर समझ में नहीं आया तो यहां पर एक बार चेक कर लीजिए। ये देखिए बेटा, ठीक है, इसको मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि फाई जो है बेटा वो क्या है, फाई होता है मेरा आपका ई इंटू ds, ठीक है बेटा। तो फाई इक्वल्स टू ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपका बेटा ये जो ds है बेटा ये एरिया है, क्या है बेटा, ये एरिया। तो ये फील्ड इनटू एरिया है, तो फाई हो जा रहा है बेटा न्यूटन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको होता है न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया होता है बेटा मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इधर को आया, अब मैंने कहा कि सर पोटेंशियल जो होता है बेटा वो क्या होता है बेटा, वर्क डन बाई चार्ज होता है, ठीक है बेटा। वर्क डन होता है बेटा न्यूटन मीटर, और चार्ज होता है कूलम। अब इस चीज को आप अगर इधर पुट करते तो क्या मिलता है बेटा, Nm/c इंटू m। तो Nm/c आपका क्या है बेटा, v है, तो आपको क्या मिलेगा, v इंटू m। तो आपको वोल्ट मीटर इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर जो फाई का जो आपका यूनिट है वो लिख लेंगे बेटा, क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो ये हो जाता है आपका फ्लक्स का यूनिट, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा इजी रहेगा याद करने के लिए, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर, क्लियर है ना। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, और इवन ये आपको बाद में एज अ फॉर्मूला भी मिलेगा, जब जैसे मान लीजिए क्या होगा, फाई निकालना पड़ेगा तो आप कर सकते हो वोल्ट इंटू डिस्टेंस, वोल्ट इंटू डिस्टेंस करते हो, क्योंकि वोल्ट इंटू मीटर फाई निकल के आता है ना, तो वोल्ट इंटू डिस्टेंस भी आपका फाई होता है, ठीक है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा आपको समझने के लिए। हर साल गॉस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। हर साल बोर्ड्स में आपके 5 मार्क्स का सवाल एक गॉस थ्योरम से आता ही है, और बार बार कहूंगा बेटा एप्लीकेशन से आता ही है। तो कल हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, आज हम लोग इसका थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं थ्योरम पढ़ूंगा, इसको प्रूव करके दिखाऊंगा आज, ठीक है, कि ये कैसे है, ठीक है। तो देखिए बेटा थ्योरम क्या कहता है, और गॉस थ्योरम के आने के बाद आपका सारा जितना फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है बेटा वो सारा इतना सिंपल हो जाता है कि मतलब कि मैं क्या बोलूं, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। मतलब यहां पे आप जो कुछ भी देख रहे हो ना, EDS ये सब खत्म कर देता है, ये सब खत्म, ठीक है। और इसके बदले एक बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला लेके आता है बेटा कि फ्लक्स इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि आपको अगर एनक्लोज्ड बॉडी का सिर्फ चार्ज पता है तो भी आप उसका फाई निकाल सकते हो, कि आपको सिर्फ चार्ज पता है, आपको फील्ड पता होना जरूरी नहीं है, आपको ये एरिया पता होना जरूरी नहीं है, आप सिंपली चार्ज पता कर लो, आपका फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो ये इतना सिंपल इसको बना देता है, ठीक है। तो ये थ्योरम इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, तो गॉस क्या कहता है, गॉस ने कहा कि
द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब यहां पे गॉस का एक प्रॉब्लम भी है, इन्होंने यहां पे क्या बोला है बेटा, क्लोज सरफेस, ठीक है। पर वैसे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 12th क्लास में तो हम जितने भी सरफेस लेंगे वो सारे क्या होंगे, क्लोज सरफेस ही देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि सारे सरफेस क्या होना चाहिए बेटा, क्लोज होने चाहिए। क्लोज सरफेस, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, अगर आपने मतलब आपने कोई स्फीयर ले लिया, कोई शीट ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो उसका जो फ्लक्स होगा बेटा इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। मतलब कि उसके चार्ज के साथ 1/ε0 को मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसका फ्लक्स पता चल जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, कि अगर कभी भी कोई भी एनक्लोज्ड बॉडी है या फिर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी क्लोज्ड आपका फिगर है, उसके अंदर में जितना चार्ज आप रखोगे उस चार्ज को 1/ε0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या पता चल जाएगा बेटा, आपको आपका फ्लक्स पता चल जाएगा। तो मैथमेटिकली क्या कहा गया, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस। ये देखिएगा बेटा, ये आपका यहां पे इन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, phi e इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। इवन इन्होंने यहां पे इसको भी देखो बेटा सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये जो बेटा सिंबल होता है ना बेटा, ये इसको क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन कब लगता है बेटा, जब आपके पास कोई एरिया या वॉल्यूम लगा होता है, ठीक है, एरिया है, वॉल्यूम है, लेंथ है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि इतना ही होगा, तो उसको क्लोज इंटीग्रेशन में लगाते हैं। चलिए एक बार एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है बेटा। मान लीजिए कि एक स्फीयर है, क्या है बेटा, स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर का सरफेस एरिया हम नहीं जानते, क्या जानते हैं ना, तो मान लीजिए कि इसकी रेडियस बेटा r है, ठीक है। अब मैंने कहा कि सर मुझे फाई निकालना है, क्या निकालना है बेटा, फाई निकालना है। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर में कितना चार्ज है, मैं नहीं जानता, ठीक है। तो वो चार्ज मुझे, मतलब कि मैं उस चार्ज को नहीं जानता, मुझे नहीं पता, तो मैं तब फाई कैसे निकालूं सर, तो उसको निकालने का तरीका होगा बेटा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। क्या होगा बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि मुझे फाई कितना मिलता है, फाई इक्वल्स टू ई बाहर आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब मुझे बताइए इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², सिंपल। तो क्लोज इंटीग्रेशन बेसिकली क्या कर देगा बेटा, उस ds के जगह डाल देगा 4πr², सॉरी r², दैट्स इट। ये आपका बन जाता है फाई। देख लो कितना सिंपल सा हो गया कॉन्सेप्ट, कितना सिंपल सा कंडीशन यहां पे निकल के आ रहा है कि क्लोज इंटीग्रेशन बेसिकली करता क्या है बेटा, किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया या क्लोज सरफेस की वॉल्यूम, इस तरह से इसको फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। तो इस क्लोज इंटीग्रेशन का काम कुछ भी नहीं है, इसका काम बस यही है कि जो वैल्यू है उसको पुट कर देना, ठीक है। जिस तरह से आप लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स में लोअर लिमिट से अपर लिमिट लगाते हो तो वैल्यू पुट करते हो ना, तो क्लोज इंटीग्रेशन की लिमिट हमेशा नीचे ही होती है, ऊपर नहीं होती, ठीक है। तो जैसे इसकी लिमिट यहां पे क्या थी बेटा, 4πr², ये इसकी लिमिट थी, सीधा इसने यहां पे इसको डाल दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे वॉल्यूम पे बताया गया है तो मेरी लिमिट क्या होगी, 4/3πr³। या फिर आपने कहा कि नहीं सर इतना बड़ा चीज हम लोग लिखेंगे नहीं, तो आप इधर पे s भी लिख सकते हो, यहाँ पे v भी लिख सकते हो, बाद में बस फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है ना, क्लोज इंटीग्रेशन में करना क्या है, चिंता मत करो, नहीं आई तो फिर आगे डेरिवेशन तो है ही, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज बेटा आप लोग फटाफट से इस गॉस थ्योरम को लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद में प्रूफ दूंगा। चलिए जल्दी से फटाफट लिख लीजिए, तो कम ऑन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो फटाफट लिख लेंगे।
लिख लिया? चलो बेटा इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में बेटा क्या किया गया है, देखिए ये इन्होंने एक स्फेरिकल बॉडी लिया है जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपका क्यू चार्ज एनक्लोज किया गया है। तो यहाँ पे देखना आप इसमें किया क्या गया है। तो प्रूफ में फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी प्रूव गॉस थ्योरम फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू एज शोन इन फिगर दिस, ठीक है। तो आपने कोई भी एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लिया है। अब उसकी फील्ड अगर बात करें बेटा, नॉर्मली कोई भी चीज़ अगर आप ना अपने आसपास अगर इमेजिन करते हो ना, तो वो मतलब एक एटम को भी अगर आप इमेजिन करते हो तो स्फेरिकली इमेजिन करते हो ना, है कि नहीं। तो आप मान लीजिए कोई भी अगर क्यू चार्ज ले लिया जिसकी फील्ड जो है बेटा ये स्फेरिकली इसके आसपास में कुछ इस तरह से, ठीक है बेटा। अब इसकी गॉसियन सरफेस ये बनी हुई है। अब अगर मैं फील्ड की बात करूं इस चार्ज की तो क्या होगा, इक्वल्स टू 1/4πε0 q/r², है ना। मतलब जहां तक से डिस्टेंस हमने लिया तो फिर आपका ये कंडीशन बन के आ रहा है, ये फील्ड आ गया। क्या आ गया बेटा, फील्ड। ये फॉर्मूला हमारा है ना फील्ड। अब जानते हो कि E इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, kq/r², यही फॉर्मूला है बेटा। अब आप देखिए बेटा कि दिस फील्ड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड, और ये q प्लस चार्ज है इसीलिए इसकी फील्ड कहां पे बेटा, बाहर की तरफ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, तो मतलब इसकी फ्लक्स कहां पे होगी बेटा, हर जगह पे होगी ना, हर जगह से निकली होगी ऐसे, इसकी फ्लक्स ऐसे निकल रही होगी। पर मुझे करना क्या है बेटा, मुझे छोटे से एरिया का निकालना है और उसको इंटीग्रेशन करना है कि नहीं। मैं वही करने वाला हूं यहाँ पे। तो देखिए बेटा, सो दिस फील्ड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन एस। Also any area element points radially outward, so is parallel to electric field। तो इसकी थीटा कितनी होगी बेटा, 0, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए। सो फ्लक्स थ्रू एरिया ds इज, तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो हमने कहा सर d फाई इक्वल्स टू eds, और आपका थीटा 0 है तो cos 0 आपका 1 होता है। तो आपकी d फाई कितनी आ रही है बेटा, आपने कहा सर d फाई हमारा निकल के आ रहा है e ds, ठीक है। हमारी ये कंडीशन निकल के आ गई, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, तो आपके पास फील्ड की वैल्यू है यहाँ पे, तो मैं अब ना इसको ना पूरा लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, तो क्या हुआ बेटा, आपने पहले बोल दिया कि फील्ड हमारे पास क्या है, kq/r² है। फिर आपने फाई को d फाई को निकाल दिया e ds करके, तो आपको d फाई कितना मिला, तो आपने कहा सर d फाई हमको मिल गया आपका ये kq/r² इंटू ds, सर हमको तो ये मिला, हमारी ये वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। अब आपने कहा कि सर पर हम तो ये जानते हैं कि सर फाई तो आपका q/ε0 आना चाहिए था, ठीक है, बट ये तो अभी नहीं आ रहा। तो हमने कहा चलो रुक जाओ, सॉल्व करके देखते हैं, है कि नहीं। तो हमने इसको सॉल्व किया। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से बेटा इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब इस तरफ की ds जो है बेटा उसको क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए d फाई का इंटीग्रेशन तो फाई ही आएगा, कोई जरूरत ही नहीं है आपको, kq/r² एज इट इज ऐसे ही मिलने वाला है। और आपका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, तो आपने कहा सर ये तो होता है 4πr², क्योंकि आपने इस बॉडी को किस शेप में लिया है, स्फेरिकल शेप में लिया है। तो देखिए बेटा r² से r² क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए बेटा, तो फाई इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 q इंटू 4π से 4π भी खत्म, तो बचा क्या बेटा, q/ε0। तो ये बेसिकली प्रूफ होता है आपके इसका गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम का एकदम सिंपल सा प्रूफ है ये, देखिए बेटा एकदम सिंपल सा प्रूफ, ठीक है, जिसमें कि आप ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने के बाद ये और ये लिख के इसको छाप लो, दैट्स इट, काम हो गया आपका। नहीं तो आपको ये करना है, हाँ जी बेटा, 5 मार्क्स का आपका आएगा गॉस थ्योरम लिखने के लिए और प्रूफ करने के लिए, ठीक है, 5 मार्क्स का, ठीक है। और अगर 5 मार्क्स का नहीं आया तो 3 मार्क्स का सिर्फ प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट लिखने के लिए। और फर्स्ट यूटी में तो डालते ही है तुम्हारा टीचर लिखते ही है, मतलब पूछ ही लेते हैं। चलिए जल्दी करिए। जूम कर देगा। पानी ले लो, पानी नहीं है क्या, भर ले ना बॉटल वोटल में पानी भर ले। चल 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 चल, उड़ जा भर जल्दी। ये नहीं वो पानी ही लाया क्या, बोल दे एक पानी इधर भी देने के लिए।
पहले पानी बोलो। बोतल खाली तो लेके आ जा पीछे से, ये भी खाली है। परवा दे दोगे? बंद कर दे। नहीं ना, अभी इसको ढक के रख देना, जब तू देख के आ जाए। हो गया? लिख लिया? दे दिया?